बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट क्या सिस्टम होता है फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट ऑन अ सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक हम सरफेस का स्टार्ट कर रहे हैं कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट ऑन अ सरफेस हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है। कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स तो अ सरफेस में बी regarded a surface may be regarded as the locus of a point as the locus of a point whose position vector r is function of two variables are independent parameters u and v, independent parameter u and v. We also know that any relation between the parameter represent a curve on the surface. इसमें हमारे पास ये बताया कि कोई भी सरफेस अगर हमारे पास हो तो अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर आर की, तो पोजीशन वेक्टर आर में हमारे पास आपने जिस तरह देखा कि आर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो टू वेरिएबल्स होंगे जिसको हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास यू और वी की फॉर्म में होंगे। क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर जिस तरह आपको यू वी डब्ल्यू का पता है, तो ये हमारे पास जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है वो यू और वी की फॉर्म में हमने लिए हैं। तो इन दोनों के दरमियान लिखे एक रिलेशनशिप होगा इन पैरामीटर्स के दरमियान, जो कि कर्व को रिप्रेजेंट करेगा ऑन दी सरफेस, यानी हमारे पास कर्व बनेगी। इन अ पर्टिकुलर द कर्व ऑन द सरफेस the curve on the surface along which one of the parameter remains constant। तो उसमें एक पैरामीटर होगा जो कि क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और उस पैरामीटर को हम एक नाम भी देते हैं, वो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व कहलाती है। कि ऐसी कर्व जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व। तो पैरामीट्रिक कर्व कौन सी कर्व होती है, ऐसी कर्व जिसके अंदर पैरामीटर हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा,
तो वो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व कहलाती है। तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, द पोजीशन any point on the surface is uniquely determined by the value of u and v, values of u and v, so the parameter so the parameters u and v constitute a system of coordinate for points on the surface which is called curvilinear coordinate, curvilinear कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास पोजीशन है किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे, वो अगर यूनिकली डिटरमाइन हो जाए, यानी जो वैल्यूज़ हैं u और v की हमारे पास, वो पैरामीटर जो u एंड v है वो हमारे पास क्या हो, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के अंदर जो सरफेस बनती है उसके अंदर हो, तो उसको हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि x हमारा क्या आ जाए, cos थीटा cos फाई आ जाए, y हमारा क्या आ जाए, cos थीटा sin फाई आ जाए, और v हमारा क्या आ जाए, a sin थीटा आ जाए। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के अंदर जिस तरह हमारे पास सिलेंड्रिकली स्फेरिकली होता है, तो स्फेरिकली हम स्फेरिकल की बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल सरफेस है ना, तो स्फेरिकल की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं सरफेस की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सरफेस के अंदर हमारा एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जी। तो एक्स हमारा किस तरह का होगा, वेक्टर के अंदर हम लिखते थे आर कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ पे आर की जगह पे ए लिख दिया, हम आर भी लिख सकते हैं। ए बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो हम यहाँ पे ए भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर दें। वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन फाई, और जी इज इक्वल टू हमारे पास है ए साइन थीटा। रिप्रेजेंट अ स्फीयर विथ सेंटर एट ओरिजिन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास represent a sphere with center at origin and having radius a। इसका रेडियस हमने क्या लिया है, a लिया है, r भी ले सकते हैं। रेडियस हमारा क्या है, a है। The surface of the sphere is function of theta and phi. The surface of the sphere is function of theta and phi. किसका फंक्शन है, थीटा एंड फाई का। The parametric curve R, the parametric कर्व्स आर, जो पैरामीट्रिक कर्व है वो हमारे पास बेसिकली इस तरह से होगी कि स्मॉल सर्कल्स जो इसके अंदर स्मॉल सर्कल्स होंगे, स्मॉल सर्कल्स
पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन व्हेन थीटा इज कांस्टेंट। जो स्मॉल सर्कल यानी हमारे पास जो सरफेस है ना वहाँ पे सर्कल्स बनते हैं। जो हम स्मॉल सर्कल की बात करते हैं कि स्मॉल सर्कल जो है वो किसके पैरेलल होंगे, वो पैरेलल होंगे एक्स वाई प्लेन के। पैरेलल किसके होंगे, एक्स वाई प्लेन के। एंड इसमें जो थीटा है वो कांस्टेंट होगा, वेयर थीटा इज कांस्टेंट। तो हमने ये कहा कि जिस स्फीयर के अंदर हमारे पास सर्कल बनते होते हैं ना, स्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो स्फीयर में इस तरह से कुछ बना सकता हूँ, अगर मैं बनाऊँ तो इसी फंक्शन को देखते हुए हम एक स्फीयर ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो थीटा है वो हमने कांस्टेंट लिया है, जो कि स्मॉल सर्कल की डेफिनेशन में हम लिखा है थीटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर जो फाई है वो कांस्टेंट होगा। तो इसमें दो चीज़ें कांस्टेंट हो सकती हैं, ये जो हमारे पास थीटा है या फाई है। तो इन जो हमारे पास स्फीयर बनती है सर्कल के अंदर, जो स्मॉल सर्कल है उसके अंदर हमारे पास जो थीटा है वो कांस्टेंट होते हैं। जबकि ग्रेट सर्कल के अंदर जो बड़े सर्कल हैं, ये छोटे सर्कल की बात की जा रही है, जबकि बड़े सर्कल हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लिख के सेकेंड पॉइंट लिखते हैं ग्रेट सर्कल के लिए। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल रिवॉल्विंग about z axis whose या when कर लें when phi is constant। इसमें हमारे पास क्या होगा, phi is constant। phi हमारे पास क्या होगा, constant होगा। कांस्टेंट पैरामीटर मींस क्या है, यानी हम कांस्टेंट बार बार कह रहे हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लें। नोट हमारे पास है कि कांस्टेंट पैरामीटर मींस पैरामीट्रिक कर्व आर परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब क्या होता है, पैरामीट्रिक कर्व आर परपेंडिकुलर। यानी इसमें हमारे पास जो पैरामीट्रिक कर्व है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है, तो कांस्टेंट पैरामीटर से क्या मुराद होगा कि जो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व बनती है, जो कि हमने प्रीवियस डेफिनेशन देखी है पैरामीट्रिक कर्व की, तो वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस या फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ अ सरफेस एंड फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड। यानी इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सेकंड ऑर्डर भी होता है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रूफ हम टू नेबरिंग points on the surface with position vector r r and r plus dr respectively। क्योंकि अगर पोजीशन वेक्टर आर है तो कोई कर्व में अगर रेट ऑफ चेंज होगा तो वो हमारे पास आर प्लस डी आर बन जाएगी, जो कि हम डायग्राम के अंदर देखेंगे। करस्पॉन्डिंग टू द पैरामीटर, इसमें दो पैरामीटर हम लेते हैं यू एंड वी। करस्पॉन्डिंग
corresponding to the parameter uv and u plus du v plus dv, यानी uv हमारे पास corresponding पैरामीटर है दो जो कि uv हैं, जबकि जब चेंज होंगे तो u du के साथ चेंज होगा, v dv के साथ चेंज होगा रेस्पेक्टिवली। इसकी डायग्राम हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी फिगर क्या होगी। हमने बेसिकली पोजीशन वेक्टर आर लिया है और किसी पॉइंट पी पे, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर किसी पॉइंट पी पे, वो हमारे पास किस तरह से है, उसमें हमारे पास इस तरह से डायग्राम है कि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारा आर पोजीशन वेक्टर है, ये आर प्लस डी आर है। यहाँ पे हम कोई कर्व ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई कर्व है, यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है जिसके दो पैरामीटर यू और वी हैं, ये हमारे पास डी आर की वैल्यू है, और ये मेरे पास जो कर्व है वो डी एस है बेसिकली। यहाँ पे पॉइंट क्यू है, यहाँ पे अगर यू वी है तो यहाँ पे यू डी यू वी प्लस डी वी है, जैसे आर प्लस डी आर है। तो एस टू पॉइंट्स हमने पी और क्यू पॉइंट्स दो लिए हैं डायग्राम में, तो वही हम लिखते हैं कि एस टू पॉइंट्स पी क्यू आर adjacent on the curve passing through them, the length हमने डी एस ली है, ये जो लेंथ है हमने इसको नाम दिया डी एस का, the length डी एस ऑफ द आर्क, इस आर्क की ज्वाइनिंग, इसको हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग देम इज इक्वल टू देयर एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, डी आर, तो डी आर की हम मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं अपार्ट। तो हमारे पास जो डी एस है वो किसके इक्वल होगा फिर, तो हम कह सकते हैं कि जो डी एस है दिस इम्प्लाइज डी एस हमारा होगा डी आर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस हैं। तो दोनों तरफ अगर स्केल लें तो डी एस का स्केल हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर की मैग्नीट्यूड का स्केल। और हमें आर पता है कि एज आर इज़ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर यू एंड वी, आर हमारे पास फंक्शन है ऑफ टू पैरामीटर जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, यू एंड वी। तो सो वी कैन डिफरेंशिएट आर पार्शली विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, तो लेट आर को हम अगर पार्शियल यू के साथ करें तो हम लिख सकते हैं कि पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू, इसको हम आर वन कह देते हैं, जबकि पार्शियल आर ओवर वी को हम आर टू का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल आर स्केयर ओवर पार्शियल यू स्केयर इज इक्वल टू होगा आर वन वन का नाम दे देते हैं उसको। इसी तरह पार्शियल स्केयर आर ओवर पार्शियल वी स्केयर, इसको हम आर टू टू का नाम देते हैं, खुद से नाम दे रहे हैं, कोई भी दे सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें यू और वी, ये तो यू और वी का अलग अलग है ना, ये यू वन हमारा वन को शो कर रहा है और वी हमारा टू को शो कर रहा है। अगर हम आर का यू और वी के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लें,
यानी मैं बात कर रहा हूँ कि पार्शल आर, पार्शल स्केयर आर ओवर पार्शल यू और वी। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हम पार्शल आर डेरिवेटिव लें यू और वी दोनों के साथ, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा R12। तो एंड सो ऑन, इस तरह से हम बाकी भी निकाल सकते हैं आगे जो भी हमें चाहिए। तो नाउ एज हमें क्या पता है कि नाउ एज हमारे पास डी एस का स्केयर इजिकल टू है डी आर के स्केयर के, जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा था। एंड आर इज़ डिपेंड अपॉन यू एंड वी, आर इज़ डिपेंडिंग आर जो है वो डिपेंड कर रहा है यू और वी पे। तो देन तो डी आर फिर क्या हो, डी आर हमारे पास होगा पार्शल आर ओवर पार्शल यू डी यू प्लस पार्शल आर। कैलकुलस का ला लगा रहे हैं कि हमने डी आर निकालना है जिसमें यू और वी फंक्शन है। तो कैलकुलस हमें ये बताती है कि पहले पार्शल आर ओवर यू के साथ, फिर पार्शल आर ओवर वी के साथ, साथ में डी वी। ये डी आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो बाय 1 पुटिंग इन वैल्यूज बाय 1, तो हमारे पास बाय 1 में क्या आ जाएगा, डी एस का स्केयर इजिकल टू आ जाएगा, डी आर की वैल्यू ये पुट करते हैं तो हमारे पास पार्शल आर ओवर यू डी यू प्लस पार्शल आर ओवर वी डी वी, इसका होल का स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास है पार्शल आर ओवर यू, ये हमारे पास किसके इक्वल था, R1 की इक्वल है। पार्शल आर ओवर वी हमारे पास R2 के इक्वल है। सारे का हमारे पास क्या है, स्केल है। तो डी एस का स्केल इज इक्वल टू, अगर हम इसका स्केल लें तो हमारे पास क्या होगा, इसका स्केल ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा फर्स्ट रकम का स्केल, साथ में डी यू का स्केल भी आ जाएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट रकम सेकेंड रकम, डी यू डी वी को हम बाद में लिख लेते हैं, प्लस सेकेंड टर्म का स्केल। क्योंकि आर हमारे पास पोजीशन की फॉर्म में है तो पोजीशन के लिए हम मैग्नीट्यूड को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर नाम दे दें कि R1 की मैग्नीट्यूड ई है, R2 की मैग्नीट्यूड कोई भी नाम दे देते हैं, दैट इज़ R1 की मैग्नीट्यूड का स्केयर हमारे पास, हम इसका नाम दे देते हैं ये ई के इक्वल है। कोई भी नाम दे दें, R1 और R2 को हम नाम दे देते हैं ई एफ का दे देते हैं चलें, और R2 की मैग्नीट्यूड के स्केयर को हम जी का नाम दे देते हैं। सिंपल नाम दे दिया हमने ई एफ जी, कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अब ये ई एफ जी यहाँ पे पुट कर दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, क्योंकि देखें ना ये जब स्केल लेंगे तो स्केल से मुराद ये होगा कि R1 डॉट R1, R1 डॉट R1 हम लिख सकते हैं R1 की मैग्नीट्यूड। तो इस वजह से हमने R1 स्केल की मैग्नीट्यूड लिखी है इसको, क्योंकि जब R1 का स्केल लेंगे तो स्केल से मुराद है R1 मल्टीप्लाई बाय R1। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, ये वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो बाय 2, तो बाय 2 में हमारे पास डी एस का स्केयर इजिकल टू आ जाएगा ई डी यू का स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस डी जी डी वी का स्केयर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इज फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस। तो इस इक्वेशन को कहते हैं, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये फाइनल इक्वेशन आ गई है। इसमें ई एफ जी का हम बता देते हैं क्या है हमारे पास। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस। ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस है हमारे पास। आर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी हम इसे कह सकते हैं, आर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें वेयर ई एफ जी हमारे पास क्या है, वेयर ई एफ एंड जी आर कॉल्ड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, आर कॉल्ड फंडामेंटल
मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ हो गया है सरफेस के लिहाज से। तो हमने इसको सिंपली फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ सरफेस को इस तरह से प्रूफ कर दी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। अल्लाह हाफिज़।